दोस्तों आईफोन्स एक टाइम पर स्टेटस सिंबल हुआ करते थे, पर आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम पर आईफोन्स एकदम टॉप से बॉटम में आ चुके हैं। एक चीज़ जिसको डायरेक्टली लग्जरी से रिलेट किया जाता था, आज के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? एप्पल की तरफ से ऐसे कौन से एक्शंस थे जिनकी वजह से आईफोन की जो रेप्यूटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर ख़राब हो चुकी है। आईफोन इज़ नाउ एन जस्ट एन ऑर्डिनरी फ़ोन। तो आखिर ऐसा क्या हुआ और क्या ये चीज़ फ्यूचर में ठीक होने वाली है या नहीं, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आईफोन का क्रेज़ इंडिया के अंदर शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा था। आप लोगों को पता होगा, जब से आईफोन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं, आईफोन हमेशा से क्रेज़ में रहा है। चाहे फिर वो आईफोन ऐसे हो, आईफोन 5S हो या फिर आईफोन 6, जिसके लिए लिटरली लाइंस तक लग जाया करती थी एप्पल स्टोर के बाहर। और आपको किडनी वाला जोक तो याद ही होगा कि लोग अपनी किडनियाँ तक बेच दिया करते थे आईफोन को परचेज़ करने के लिए। ये वैसे एक काफ़ी मीम बना था और काफ़ी ज़्यादा वायरल बात है, जिसमें कुछ हद तक सच्चाई है, पर इससे आप समझ सकते हो कि आईफोन का क्रेज़ किस लेवल पर था। लोग आईफोन के लिए लिटरली लोन लिया करते थे और EMI पर भी फ़ोन को निकलवाते थे, जो कि आज भी निकलवाते हैं, पर पहले के टाइम पर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में थी। तो आईफोन एक ऐसी आइटम है जो कि लग्जरी से डायरेक्टली रिलेट की जाती थी, और ये एक गरीब आदमी के लिए एक बहुत सिंपल जरिया था जिससे वो अपने आप को अमीर दिखा सकता है। ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा हार्श लगेगी, पर यही रियलिटी है। जिस इंसान को अमीर दिखना होता था वो आईफोन को परचेज़ कर लिया करता था, और जो अमीर ऑलरेडी है वो तो आईफोन को यूज़ कर ही रहा है। तो ऐसे देख देख कर आईफोन जो है काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ में आ चुका था। अगर किसी के दोस्त ने आईफोन ले लिया तो उसको भी आईफोन लेना है। लिटरली लोग ऐसा भी सोचा करते थे कि अगर आप एक आईफोन परचेज़ कर लोगे तो आपको सोसाइटी में एक बेटर वैल्यू मिलेगी, जो कि बात काफ़ी हद तक सही भी थी 2015 और 16 में। पर आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो आईफोन हर एक इंसान के हाथ में आपको दिख जाएगा, और आईफोन के अंदर अब कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं बची है। अब ये बहुत ही ऑर्डिनरी फ़ोन है। रिक्शा चलाने वाले से लेकर फल बेचने वाले तक, एक कंपनी चलाने वाले से लेकर एक कॉल सेंटर में काम करने वाले तक, हर एक इंसान के पास आईफोन है। तो आखिर ये सारी चीज़ें कैसे चेंज हुई? तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन प्लेयर है वो है अमेज़न और फ्लिपकार्ट। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको आईफोन काफ़ी डर्ट चीप रेट्स के अंदर देखने के लिए मिलने लग गया। एप्पल काफ़ी सारे एप्पल स्टोर्स के अंदर आईफोन को ऑलरेडी बेचा करता था, पर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर रिटेलर्स ने इसको हैवी डिस्काउंट के साथ बेचना चालू कर दिया, जिसके ऊपर से जब फेस्टिवल की सेल्स आया करती थी वहाँ पर आईफोन पर हैवी डिस्काउंट्स हुआ करते थे, और उसके ऊपर से आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता था, और क्रेडिट कार्ड के ऊपर 5 से 7 हज़ार रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाता था। तो जो आईफोन 60-65 हज़ार रुपये का हुआ करता था वो आपको 40-45 हज़ार रुपये में भी ऐसी सेल्स के अंदर देखने के लिए मिल जाता था। और 40-45 हज़ार रुपये का जब आईफोन आपको मिलेगा तो ये फिर आपको एक प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर ले आता है। अगर आप एक प्रीमियम एंड्रॉयड स्मार्टफोन परचेज़ करते हो तो वो आपको 40 से 50 हज़ार रुपये का ही देखने के लिए मिलेगा, और अगर आपको उसी प्राइस रेंज के अंदर आईफोन देखने के लिए मिल जाए तो फिर उससे सुहावनी बात तो क्या ही होगी। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट ये काफ़ी बड़े प्लेयर्स थे आईफोन को घर घर तक पहुंचाने के लिए। इन्होंने काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑफर किए, नो कॉस्ट EMIs प्रोवाइड करी, और फेस्टिवल के अंदर ऐसी सेल्स प्रोवाइड करी जिनके थ्रू आईफोन का रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। दूसरा रीज़न है बेस मॉडल्स। एप्पल के पहले बेस मॉडल इतने ज़्यादा नहीं आया करते थे, और एप्पल बेस मॉडल पर फोकस भी नहीं किया करता था। अगर आपको याद हो तो आईफोन 5 आता था और 5S आता था, पर दोनों के प्राइस में कुछ ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था। 6S और 6 के अंदर भी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं था। इसी तरीके से 7 और 7 प्लस आया, 8 और 8 प्लस आया। इसी तरीके से आईफोन के बेस मॉडल और प्रो मॉडल आने लगे। जो प्रो मॉडल आना चालू हुए वो हुए 11 से। आईफोन 10 तक 10, 10S और 10S मैक्स आता था, और 11 के टाइम पर एप्पल ने 11 को इंट्रोड्यूस किया, फिर आया 11 प्रो और फिर आया 11 प्रो मैक्स। तो आईफोन 11 एक ऐसा आईफोन है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल माना जाता था। आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स 1 लाख से ऊपर कॉस्ट करते थे, और आईफोन 11 को 65-70 हज़ार रुपये के प्राइस टैग पर लॉन्च किया गया था। और 1 साल बाद जब उसके ऊपर हैवी डिस्काउंट्स आए, सेल्स आई, तो उसके बाद उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, और 1.5 से 2 साल बाद आईफोन 11 35-35, 40-40 हज़ार रुपये में भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर बिका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आईफोन का जो रेट है वो बेस मॉडल्स की वजह से कितना ज़्यादा कम हुआ। और जो चीप आईफोन वाली मेंटेलिटी है कि एक आईफोन इतना चीप हो कि उसको हर एक इंसान एक्सेसिबल कर पाए, ये आईफोन 11 से एक्चुअली चालू नहीं हुआ था। ये चालू हुआ था आईफोन 10 के छोटे मॉडल से, जो कि था आईफोन 10R। आईफोन 10R एक बहुत ही फेमस स्मार्टफोन था, और जब ये लॉन्च हुआ था तो ये भी 85-90 हज़ार रुपये का था।
पर धीरे धीरे करके इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम होता गया और प्राइस कम होने के साथ साथ इसके ऊपर जब सेल आई तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया और काफ़ी सारे लोग एप्पल के आईफोन को यहीं से एक्सपीरियंस कर पाए थे। आईफोन 10R एप्पल के लिए एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस था जिसने एप्पल को रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स दिए थे इंडिया के अंदर, और वही स्ट्रेटजी उन्होंने आईफोन 11 के अंदर भी फॉलो करी। उसी स्ट्रेटजी को आईफोन 12 में भी फॉलो किया गया, फिर 13 के अंदर, फिर 14 के अंदर, फिर 15 के अंदर। ये हमेशा से वो मॉडल्स रहे हैं जिनके ऊपर हेवी डिस्काउंट्स ऑफर किए गए हैं। इनका प्रोडक्शन भी इंडिया के अंदर किया गया कुछ टाइम बाद, जिससे प्राइसेस को और स्लेश डाउन किया जा सके, और इनके साथ साथ इनके ऊपर हेवी क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड किए गए। तो एप्पल क्या चाहता है? एप्पल बेसिकली चाहता है आपको अपने इकोसिस्टम के अंदर एंटर कराना। एप्पल को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके डिवाइस को एज अ लग्जरी आइटम देखते हो और एज अ ऑर्डिनरी आइटम देखते हो। एप्पल बस चाहता है कि उसका आइटम बिक जाए, और इसके लिए वो चाहता है कि आप उसके इकोसिस्टम में एंटर करो, जो कि आप बेस मॉडल से करते हो। और जब आप बेस मॉडल परचेज करके एप्पल के इकोसिस्टम में एंटर कर लेते हो, फिर उसके बाद आप जब अपग्रेड करोगे तो ऑब्वियसली एक प्रो मॉडल पर ही अपग्रेड करोगे। इसके साथ में आप एप्पल की बाकी एसेसरीज भी परचेज करोगे, जैसे कि एप्पल वॉच, आईपैड या फिर मैकबुक। तो ये एप्पल की बहुत क्लेवर स्ट्रेटेजी थी कि बेस मॉडल्स के थ्रू वो आपको अपने इकोसिस्टम के अंदर एंटर कराए और अपने ब्रांड को और ज़्यादा एक्सपेंड करे। अब आप देखोगे तो एप्पल की जो लग्जरी वाली इमेज थी वो तो हट चुकी है, पर एप्पल की जो ब्रांड वैल्यू है वो अभी भी काफ़ी अच्छी है, और एप्पल ने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया है। अब एप्पल के आईफोन्स बहुत ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करते हैं इंडिया के अंदर, और इतनी ज़्यादा सेल प्रोड्यूस करते हैं कि एप्पल फ्यूचर में यहाँ पर अपने काफ़ी सारे प्लांट्स भी खोल सकता है, और उसको यहाँ पर प्लांट्स का प्रोडक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो है, तो आप उसको लग्जरी आइटम देखो या ऑर्डिनरी आइटम देखो, एप्पल को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एप्पल का बस ये है कि उनका आईफोन बिकना चाहिए, जो कि आज के टाइम पर बिक रहा है। और ऐसे ही देखते देखते आईफोन अफोर्डेबल होते चले गए, और जब भी कोई चीज़ अफोर्डेबल होती जाती है तो अफोर्डेबिलिटी के साथ एक चीज़ हमेशा आती है, जो कि है एक्सेसिबिलिटी। जब आईफोन अफोर्डेबल होगा तो वो ईजिली एक्सेसिबल होगा, और जब भी कोई आइटम ईजिली एक्सेसिबल होता चले जाता है तो उसकी परसीव्ड वैल्यू गिरती चली जाती है, और ईजिली एक्सेसिबल होने की वजह से आईफोन की लग्जरी वाली इमेज खत्म होती चली गई। जब आपको हर एक इंसान के हाथ में आईफोन दिखेगा तो फिर वो आपको लग्जरी नहीं, एक कॉमन ऑर्डिनरी फ़ोन ही लगने। KTM के साथ भी सेम ही चीज़ हुई थी। KTM सुपर स्पोर्ट्स बाइक बनाता है, और KTM ने बजाज के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर स्पोर्ट्स बाइक को इंट्रोड्यूस किया। अब ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी थी, पर अफोर्डेबिलिटी की वजह से काफ़ी सारे ऐसे लोग भी इनको परचेज़ करने लग गए जो कि इनके डिजर्विंग नहीं थे। ये बहुत कैपेबल मशीन्स थी, पर गलत तरीके से राइड कर करके इसको छपरी वाला टैग दे दिया गया, और KTM की जो ब्रांड वैल्यू थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। सेम चीज़ एप्पल के साथ हुई। जब एप्पल के आईफोन्स ईजिली एक्सेसिबल होते चले गए तो वो अफोर्डेबल लगने लगे, और जब वो आम जनता को अफोर्डेबल लगने लगे तो फिर लग्जरी वाली इमेज तो कहीं बची ही नहीं। एप्पल, अमेज़न या फ्लिपकार्ट, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं आईफोन की इस इमेज को तोड़ने के लिए। कुछ और भी इमर्जिंग प्लेयर्स निकल कर आए जिन्होंने आईफोन की लग्जरी वाली इमेज तोड़ने के लिए काफ़ी हेल्प करी, जैसे कि कैशिफाई। कैशिफाई एक यूज्ड स्मार्टफोन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने आईफोन्स या फिर कोई भी स्मार्टफोन सेल कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। और कैशिफाई जैसे प्लेयर्स ने रिफर्बिश्ड मार्केट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया। रिफर्बिश्ड आईफोन काफ़ी टाइम से मिलते हुए आ रहे हैं, और एप्पल खुद भी ऑफर करता था, पर उसकी जो वैल्यू थी, उसकी जो इमेज थी, उसका जो परसेप्शन था आम जनता के सामने, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पर कैशिफाई जैसे प्लेयर्स ने रिफर्बिश्ड आईफोन पर वारंटी दी, एक एश्योरिटी दी, और काफ़ी अच्छा प्राइस टैग दिया, जिसकी वजह से लोगों ने रिफर्बिश्ड आईफोन भी परचेज़ करना चालू कर दिया। आज की डेट में आप 15-20 हज़ार रुपये के अंदर भी एक काफ़ी अच्छा रिफर्बिश्ड आईफोन परचेज़ कर सकते हो, और उसको आप सेकेंड हैंड नहीं टर्म करोगे, उसको आप रिफर्बिश्ड बोलोगे। अगर आप उसको सेकेंड हैंड आईफोन बोलोगे तो डेफिनेटली उसको कोई भी नहीं परचेज़ करता, क्योंकि सेकेंड हैंड आइटम की जो परसेप्शन होती है वो काफ़ी बेकार होती है। तो कैशिफाई ने उसको कभी भी एज अ सेकेंड हैंड आईफोन टर्म नहीं किया। कैशिफाई ने उसको हमेशा एक रिफर्बिश्ड आईफोन के नाम से टर्म किया, जो कि सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और पर्पस को भी काफ़ी अच्छे से सर्व करता है। तो आज के टाइम पे ये हाल हो चुका है कि आईफोन लग्जरी नहीं, एक फंक्शनैलिटी बन चुके हैं। आज के टाइम पर लोग फॉर्म ओवर फंक्शन देखते हैं, और कुछ लोग फंक्शन ओवर फॉर्म देखते हैं। अगर आप फॉर्म ओवर फंक्शन देखते हो तो फिर आप अलग ही दुनिया के प्राणी हो। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके लिए फॉर्म ज़्यादा मैटर करती है, फंक्शन कुछ भी मैटर नहीं करते। पर मेरे हिसाब से हर एक इंसान के लिए फंक्शनैलिटी ज़्यादा मैटर करनी चाहिए फॉर्म से ज़्यादा।
और आईफोन आज के टाइम पे एक फंक्शनैलिटी ही बन चुके हैं। अगर आपको आईफोन का यूज़ है तो डेफिनेटली आप परचेज़ करोगे। पहले के टाइम पे आईफोन को फॉर्म के वजह से परचेज़ किया जाता था। पीछे एप्पल का लोगो है, शो ऑफ करना है, लग्जरी दिखानी है, परचेज़ कर लिया। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कैमरा फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या रैम है, किसी से कोई मतलब नहीं है, बस फॉर्म के लिए फ़ोन को परचेज़ कर लेते थे। पर आज के टाइम पे जो कंज्यूमर है वो पूरी फंक्शंस को देखता है, पूरी फंक्शनैलिटी समझता है कि इसका कैमरा कितना कैपेबल है, ये क्या क्या कर सकता है और मैं इसको कितने टाइम तक यूज़ कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से आईफोन की जो लग्जरी वाली इमेज टूटी है वो काफ़ी अच्छी है। इससे लोग फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं और अपने पैसे को काफ़ी हद तक सेव कर पा रहे हैं। आईफोन अभी भी एक्सपेंसिव है, पर एटलीस्ट अब वो आपकी फंक्शनैलिटी को सर्व कर रहा है, ना कि आपके शो ऑफ को। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, साथ में हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ हम लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टैगी, स्टे कनेक्टेड।